दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS जीके में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत का तीसरा वीडियो है। टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसका शासनकाल 1240 से 1280 ईस्वी तक था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। इसका शासनकाल 280 से 320 ईस्वी पूर्व था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का महान सम्राट जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का उपासक था और ये बीड़ा बजाता था। इसके एक सिक्के से ये सिद्ध होता है कि बीड़ा बजाता था, संगीत प्रेमी था। उस सिक्के पर इसको देखा गया है कि बीड़ा बजाते हुए गान कर रहा है, यानी बीड़ा बजाता था, संगीत का प्रेमी था, भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। मैंने लोग देखे हैं तब बताए हैं। समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। इसी के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। जब इस शकों पर विजय पाया तब इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए, चलवाए अपने शासन काल में। अगला है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ या गोविंद गुप्त, इसी का नाम है कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त। इसका शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। यानी कहने का मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ 455 से 467 ईस्वी पूर्व, यानी इसका शासनकाल था। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। यानी सुदर्शन झील का स्कंद जो गुप्त है पुनरुद्धार किया। पुनरुद्धार के मतलब इसको पुनः जीवित किया, यानी पुनः इसको रिपेयरिंग किया, मरम्मत किया, उसी को बोला जाता है पुनः उद्धार।
जो संस्कृति या जो चीज़ लुप्त होने वाला है उसको लोग रिपेयरिंग करते हैं, उसको लोग पुनः जीवित कर देते हैं, उसी को बोला जाता है पुनः उद्धार। स्कंदगुप्त के पर्वत को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुणों का आक्रमण हुआ था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भूराजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। वस्तु वास करने योग्य भूमि चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। इसी काल में मंदिरों का विकास हुआ, यानी कहने का मतलब गुप्त काल में ही मंदिरों का ज़्यादा विकास हुआ था। ज़्यादा सोना के सिक्के चले थे। इस काल में लोग बहुत सुखी भी थे। इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता था। बहुत बढ़िया काल था, जिस काल का नाम था गुप्त काल। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर था उस समय। देखिए, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भुमरा नादौड़ मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर गोह नादौड़ मध्य प्रदेश में है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी का प्रयोग लोग करते थे। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यानी कहने का मतलब गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। भगवान महाकाल का उज्जैन शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे बहुत बड़ा कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष के बाद। भगवान शिव की नगरी है उज्जैन, बाबा काल भैरव। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आज भी उज्जैन बहुत बढ़िया जगह है, दार्शनिक जगह है, मध्य प्रदेश में है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। बोले थे गुप्त काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा जारी हुआ था। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। यानी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कार्यास्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिला। जाति के रूप में कायरर्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में
जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। वाह। गुप्त काल में एक विंध्य जंगल था। उस जंगल में सबर जाति के लोग रहते थे। वैसा एक जाति था जो देवताओं को खुश करने के लिए मनुष्य का लोग मांस चढ़ाते थे। वाह। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोज राजा की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती होने का प्रमाण का उल्लेख है। पहली बार किसी सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में मिलता है। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख में एक भोज राजा की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी को सती किया जाता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, यानी वेश्यावृत्ति करने वाली महिला जो थी गुप्त काल में उसको लोग गणिका कहते थे। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता है और जो वृद्ध वेश्या होती थी उसको गणिका कहा जाता था। कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कहने का मतलब गुप्त जो साम्राज्य था ये वैष्णव धर्म मानते थे, भगवान विष्णु के उपासक होते थे तथा उन्होंने इसे राज धर्म बनाया था। अपना ये राज धर्म उन लोगों का था, वैष्णव धर्म। विष्णु का वाहन गरुण स्तंभों का राज चिन्ह है, यानी विष्णु का जो वाहन गरुण है गुप्तों का राज चिन्ह है, यानी गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था? तो गरुण था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफा में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, बाकी सब लुप्त हो गया होगा। जिनमें गुफा संख्या 16-17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्तीर्ण मरणोपरांत राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसी चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे, यानी कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कालिदास रहते थे। इसी के शासन काल में थे, इसी के समय में थे कालिदास, प्रसिद्ध कवि कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भी आयुर्वेदाचार्य के महान विख्यात विद्वान धन्वंतरी भी रहते थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में लिखा गया है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रहरास, अपरिच्छात्मिक। यानी कहने का मतलब पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। इन्होंने पंचतंत्र गुप्त काल में लिखा। गुप्त काल में इन्होंने लिखा विष्णु। बाइबिल के बाद इसी का स्थान है, यानी बाइबिल के बाद पंचतंत्र का ही स्थान है। बहुत शक्तिशाली बुक लिखे हैं।
आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वाह, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बोले थे सूर्य की पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सबसे पहले कौन बोला था? तो आर्यभट्ट बोले थे। आर्यभट्ट ये बिहार के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान बराह, मिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। यानी पुराणों की वर्तमान रूप में रचना यानी पुराणों की ज़्यादातर रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। यानी गुप्त जो राजा थे, गुप्त साम्राज्य था, संस्कृत भाषा बोलता था। लोग संस्कृत मानते थे गुप्त काल में। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में की गई हुई। यानी गुप्त काल में ही हुई थी इस सब की रचना। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। इसी कला में मंदिर बनाने लोग स्टार्ट किए। मंदिर बनाने का काम चालू हुआ इसी के शासनकाल में, इसी काल में बोल सकते हैं। यानी गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की शुरुआत हुई। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा, यह प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कालिदास का एक पुस्तक है, बहुत बढ़िया है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। उस बुक का नाम है शकुंतलम। ये गुप्त काल में ही लिखे थे। संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। गुप्त काल को। अब आता है टॉपिक दूसरा, लुसेंट के टॉपिक नंबर 21, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में देखेंगे। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रिक, मौखरिक, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के प्रमुख पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किए। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। इसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपलब्धि धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए।
राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। कनौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मंत्री गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारकम नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। इसमें हर्षवर्धन हार गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। पूछेगा क्वेश्चन में, हर्षवर्धन चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बौद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। यानी कहने का मतलब हर्षवर्धन जो था बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। जब किससे मिला? चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिला। तब हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। इसी के शासनकाल में बहुत फेमस हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के क्षेत्र में। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोच परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट इसी के दरबार में रहते थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। यानी हर्षचरित या कादंबरी के लेखक या कवि कौन है? तो बाणभट्ट हैं। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही
सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य, स्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष चरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अनंत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। शासन का प्रधान ग्रामा छपटिका कहला जाता है। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था हर्षवर्धन के शासन काल में। टॉपिक नंबर आता है अगला टॉपिक, इसका नाम है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। टॉपिक नंबर 22, लुसेंट का टॉपिक नंबर 22, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देखेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसका शासनकाल था 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु से कांचीपुरम यानी थी इसकी राजधानी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान विष्णु के उपासक था, वैष्णव धर्म मानता था। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णुगुप्त के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए, देखिए कौन कौन हुए, क्रम में आइए। पहला थे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन हुआ? अपराजित वर्मन हुआ। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पयर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शस्त्रों का प्रेमी, आगम प्रियों का मतलब होता है शस्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त, शिव का उपासक, जो शिव के उपासक होते हैं उसे शंकर भक्त कहा जाता है, की उपलब्धि धारण की।
उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। 10 कुमार रचित के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमल्लम अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब आता है अगला राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। 752 में गद्दी पर बैठा। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, यानी ये सब शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य जो राजा थे उन्हीं के अधीन ये अपना काम करते थे। बाद में इन्होंने अपना राज्य संभाला और राज्य बनाया। इसकी राजधानी मनखीर या मान्यखेत, वर्तमान मालखेत, सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र द्वितीय, कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को क्या कहा जाता है? धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ जो वर्ष हुआ वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण की रचना जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया। यह किस शासक था? तो ये राष्ट्रकूट शासक था। यह राष्ट्रकूट शासक था। यह राष्ट्रकूट राजा था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक एवं महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। इसी के शासन में पोन किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। शांति पुराण की रचना की इन्होंने शांति पुराण की रचना की है, जिनका नाम है पोन। ये बहुत बढ़िया कवि थे। कल्याणी के चालुक्य तोलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राजवंश का अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में है।
गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा का निर्माण। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं, 30 से 34 तक जैन। बुद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, संख्या 10। इसी में एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह थार्थ पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शशांक संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसाने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेट थी। अगला टॉपिक है चालुक्य वंश में कल्याणी थे। कल्याणी के बारे में देखिए। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेट थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, द्वितीय विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक में पड़ता है को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हड़ ओम विघ्नेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। बिल्हड़ एवं विघ्नेश्वर बहुत महान कवि थे। विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मितांचरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति एवं व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमा 6 के जीवन पर प्रकाश डाला है। अगला आता है चालुक्य वंश वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, वियनादित्य एवं विजय द्वितीय। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निकोष्ठम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र या मेनुनीति मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तृत राज्य राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बनाया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वरम की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लववासी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसने हर्षवर्धन को हराया था। बहुत बढ़िया। इसी के विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी।
ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक कवि कीर्ति अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने शकलोत्तर पंथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन द्वितीय ने किया। इसी अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अनिजानस्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल ने इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतीदुर्ग ने पराजित कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला टॉपिक है चालुक्य वंश। वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। इसकी राजधानी वेगी आंध्र प्रदेश में है। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति कौन था? पंडरंग था। अब चोल आते हैं। अगला टॉपिक है चोल। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्यावसंतों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे। इनका शासनकाल था 850 से 887 ईस्वी, जिसकी राजधानी तंजाए यानी तंजाउर इसी का नाम है। इसका नाम है को कहते हैं। तंजाउर का वास्तुकार कुंजरमल राज पेरुथचर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक वन, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महीफाइफ को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राज प्रथम जो चोल शासक था वह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का शिव मंदिर बनाया। शैव धर्म का अनुयायी था तो शैव धर्म बनाएगा, शिव मंदिर बनाएगा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तृत राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ।
बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब की निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार क्या थे, देखिए। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का जो सुल्तान है मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एक वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कंदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडल कहा जाता था। मंडल कोट्टम नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। यादव वंश आता है अगला टॉपिक, यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने की थी, जिसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। यादव वंश। होयसल वंश ये गुजरात क्षेत्र में लोग रहते थे। इन लोग गुजरात क्षेत्र का इन लोग अपना शासनकाल यानी वो क्षेत्र था उन लोग का गुजरात। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। यादव वंश कहीं एक शाखा थी होयसल वंश। वेलूर में चेन्हा केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लम तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। अगला टॉपिक है कदम वंश। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। अगला टॉपिक है गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल इसको कोलर भी कहते थे, कोलर थी, जो बाद में तलकांड हो गया। दत्तकुस्त पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। अगला है काकतीय वंश। काकतीय वंश रुद्रक्राम साउथ का एक मूवी बना है काकतीय वंश पे ना।
रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी के नाम से बना है साउथ का मूवी। देखिए काकतीय वंश के बारे में जानेंगे। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा, हैदराबाद है, साउथ हैदराबाद के सभी क्षेत्र में सब रहते थे काकतीय वंश में, एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अम्मकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारांगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। रुद्रमा देवी के नाम से साउथ में मूवी बना है, बहुत बेस्ट मूवी है। रुद्रमा काकतीय वंश की शासक थी रुद्रमा देवी। अगला टॉपिक है 23 सीमावर्ती राजवंशों का उद्भव कह सकते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। 750 ईस्वी में स्थापना किया पाल वंश। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म मानता था। इसने कोदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंशों के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल इत्यादि। पाल वंश जिसमें सबसे फेमस था धर्मपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। बोले ना, धर्मपाल था, सबसे महान शासक धर्मपाल था। देखिए भाई, धर्मपाल महान था तो महान काम भी करेगा, ऐसे ही थोड़े महान है। जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। उत्तरापथ स्वामी से संबोधित किए थे किसको? धर्मपाल को। किसने? सोडठल, एक स्वामी, एक महान कवि थे कह सकते हैं। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी जो बिहार में है के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। इन लोग बौद्ध धर्म मानते थे ना, पाल वंश सब बौद्ध धर्म मानते थे। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देवभूति के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दे दिए। 5 गांव दान में दे दिए। देवपाल दिया था ना। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब आता है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। राढ़ की जगह का नाम है। इसकी राजधानी नदियाँ थी। लखनौती उसी का नाम है। सेन वंश के प्रमुख शासक हुए विजय सेन, बल्लभ सेन, लक्ष्मण सेन। इसमें लक्ष्मण सेन विख्यात था। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं
अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लभ सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया। लक्ष्मण सेन की राज्य भाषा में, लक्ष्मण सेन की राज्य सभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्रह्मांड के लेखक अलायुध रहते थे। कहने का मतलब गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव, लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे कौन? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। ये फेमस है, VVI है। लक्ष्मण सेन सेन वंश का था। अलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुनेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण किया, यानी पहला राजवंश है जिसने हिंदी से इन लोगों का लगाव था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक देखिए कौन कौन थे। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम इस प्रकार है। कारकोटी वंश किया है, उत्पल वंश किया है, लोहार वंश किया है, यानी कश्मीर पर राज किए थे। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में करकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की। करकोट वंश हिंदू वंश था की स्थापना की। ह्वेन-सांग ने इसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की थी। ह्वेन-सांग ने कश्मीर में यात्रा की थी किसके शासनकाल में? दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में। करकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तिपिंड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तिपिंड ने करवाया था। करकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी, यानी अपने नाम पर इसने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। एक नहर का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीधा एवं महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने के लिए उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक हुआ। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो गया। राजतरंगिणी कल्हण के बारे में ये सब लिखा गया है ना। कामरूप या वर्मन वंश। चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का ही एक अंग था। इन लोग भी पाल साम्राज्य के एक अंग थे। अगला टॉपिक है लुसेंट का 24
राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, इन लोग के बारे में देखा जाए। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश और गुजरात में ये सब साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बारे में देखिए। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज के नाम बारे में लोग जानते हैं। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई। वह विष्णु भक्त था। मिहिर भोज विष्णु भक्त था, विष्णु के उपासक था। उसने विष्णु के समान में आदि वराह की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। गढ़वाल राठौर राजवंश, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शासकों का प्रकांड पंडित था। इसने कृत्य कल्प नामक ग्रंथ लिखी। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला। चंदावर का युद्ध। चौहान वंश का उदय हुआ। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी चही छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अरुणोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चौथा के राज्य कवि थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक प्रसिद्ध मस्जिद शुरू में विग्रहराज चौथा द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चौथा द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पहले एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। वहीं पृथ्वीराज चौहान, इन्हीं को बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान। चंद्रदायी पृथ्वीराज तृतीय का राज्य कवि, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिकार पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई एवं गोरी की हार हुई। इन्हीं का नाम था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान कह सकते हैं। तराई के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गोरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश। अब आता है परमार। अब देखिए भाई, परमार के इतिहास पढ़ा जाए। परमार लोग कैसे रहते थे। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धरा नगरी थी। प्राचीन राजधानी कनौज उज्जैन थी। प्राचीन उज्जैन मध्य प्रदेश। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज।
राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंधन चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजभोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिपलम वस्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। कविराज भी, इन्हें कविराज भी कहा जाता था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। सरस्वती मंदिर का निर्माण कराए थे अपनी राजधानी। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। वाह! राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का एक केंद्र था। धारा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उल्लुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अब आता है चंदेल वंश। चंदेल प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाभुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्हकू था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्हकू था। नन्हकू पढ़िए ना। इसकी राजधानी खजुराहो थी। मध्य प्रदेश। खजुराहो नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ पे खजूर के पेड़ों की जनसंख्या बहुत थी, यानी बहुत खजूर थे। खजुराहो का नाम खजुराहो क्यों पड़ा, माने खजुराहो लोग क्यों बोलते हैं, वहाँ पर खजूर के पेड़ बहुत थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने इस जगह का नाम खजुराहो रख दिया। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिगनाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में हुआ। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर त्याग दिया। वाह! चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार वंश राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने मुहम्मद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर लिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने मोहम्मद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्य सभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। चंदेल वंश का अंतिम शासक
परमर्दी देव था। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर इसके मंत्री जयदेव ने इसकी हत्या कर दी। ये थे चंदेल वंश। अब देखिए सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। सोलंकी वंश तथा गुजरात के चालुक्य वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के आक्रमण किया। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। एक बार और सोलंकी वंश का इतिहास पढ़ेंगे। ये गुजरात के क्षेत्र था। गुजरात पे लोग राज करते थे। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। बहुत बढ़िया। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। गुजरात क्षेत्र। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान शिव के इन लोग उपासक थे, मान लीजिए शैव धर्म मानते थे। भीम प्रथम के शासन काल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। काहे खातिर? धन संपत्ति लूटने के लिए। संपत्ति लूटने के लिए लोग आक्रमण करते हैं, किया था। भीम प्रथम के सामंत भीमल ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धिराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर के रुद्रम महाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति का मुकाबला किया। कलचुरी या चेंदी राजवंश के बारे में पढ़ें। कलचुरी चेंदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त होने जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया। कलचुरी वंश चुरी सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकली उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो कलचुरी के दरबार में रहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया, अभी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया ही हैं, उसी वंश के होंगे, मान लीजिए। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यह था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत खत्म हो गया। अगला टॉपिक है
अगला चैप्टर है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत अगला वीडियो में देखा जाएगा, मध्यकालीन भारत।